हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को डायरेक्ट नियमित किया जाए। इनका कहना है कि डायरेक्ट इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षक अब उम्र दराज हो चुके हैं, तो इनका डायरेक्ट नियमितीकरण किया जाना चाहिए। और आगे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है अतिथि शिक्षकों के द्वारा, इसके संबंध में भी पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। और अतिथि शिक्षकों का मुद्दा छाया हुआ है नियमितीकरण का, ठीक है। नेशनल मीडिया भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का मुद्दा उठा रही है। शासन प्रशासन भी अतिथि शिक्षकों के ऊपर निर्भर है, तो वो भी अतिथि शिक्षकों के बारे में सोच रही है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। आगे की क्या रणनीति है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का, और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इतनी अपडेट पाने के लिए। आज बात उन साथियों के लिए है विशेष जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, क्योंकि लगभग 2.5 लाख की संख्या पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों की है। और उसमें से जो हमारा सबसे बुजुर्ग वर्ग है, या तो वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, या उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अब परीक्षा उत्तीर्ण तो कर चुका है, लेकिन वो चयन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, लेकिन मेरिट में आ जाए ये संभावना नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर जिसकी उम्र आज 25 से 30 के बीच में हो और जिसकी उम्र आज 40 से 50 के बीच पहुंच चुकी है, उन लोगों के लिए शायद अब चयन परीक्षा में इन बच्चों को भाग लेना संभव नहीं है कि वो इनको मात दे पाए। तो सर्वप्रथम बातें उन लोगों के लिए, हमारी आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए। संगठन लगातार अब पूरे प्रदेश में एक बार पुनः शोर मचना शुरू हो गया है। लोगों को लग रहा है कि हमारा भविष्य कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है अगर सब लोग सहयोग करें, आप सब हम मिल जाएं, तो निश्चित तौर पे भविष्य हमारा और आपका सुरक्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार भी पिछले 1 साल से, पिछले 10 सितंबर के बाद से लगातार न्यूज में आप और हम बने हुए हैं। मीडिया हमें दिखा रहा है, सरकार की हर तरफ थू-थू हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज होती है शिक्षा विभाग संबंधित, उसमें अतिथियों का नाम आ ही जाता है। वर्तमान में कई चीजें ऐसी मीडिया के साथियों ने सहयोग किया है कि आप लोगों की दुर्दशा, आप लोगों की के बारे में दिखाया। आपने देखा आज तक ने हमारे रामस्वरूप गुर्जर जी का, तिवारी जी का, इन दोनों का अच्छा कवर किया कि अतिथि शिक्षक स्कूल जाने के बाद घर में आकर के उन्हें वापस चाय की टपरी में क्यों बैठना पड़ रहा है, मेडिकल स्टोरों में काम क्यों करना पड़ रहा है, मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है, आखिर वापस चाय की टपरी में क्यों बैठना, आखिर क्या ऐसा कारण है कि हमारे साथियों को लगातार प्रताड़ित होना पड़ रहा है। मीडिया हमारे साथ में खड़ा हुआ है, मीडिया हमारा और आपका पूरा सहयोग कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि अब अच्छी रणनीति के साथ में अपने भविष्य को सुरक्षित करवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए। ये निश्चित है कि अगर आप और हम मिल गए, लड़ाई सही ढंग से लड़ी, तो आने वाले समय पे पद सुरक्षित होना, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, तो आपका पद स्थायी होना कोई बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार में जो बैठे अधिकारी अपने आप को शहंशाह समझते हैं, वो ना तो कोर्ट की बात को सुनते हैं, ना ही किसी नियम को मानते हैं। उनको तो बस अपने मन की करनी है और जो उनके मन में आता है वही करना होता है। आपने देखा होगा कि बीएड और डीएड की भर्ती परीक्षा को लेकर के जो वर्ग 3 की भर्ती हुई है, उसमें भी अधिकारियों ने मनमाना किया, और जहां पे डीएड वालों का अधिकार था वहां बीएड वालों को नियुक्ति दी। कोर्ट ने मना किया, तब भी एमपी गवर्नमेंट ने उसे नहीं माना, लेकिन वहीं पे छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत उस चीज को स्वीकार किया और आज बीएड वालों को बाहर करके डीएड वालों को नियुक्ति प्रदान उन जगह पर कर दी। तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में बैठे अधिकारी बिल्कुल मनमाने में उतारू हैं, जो उनके मन में आता है कि बस यही नियम है और ऐसा ही हम करेंगे। तो आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब आप लोगों का सुझाव भी होना चाहिए। जो वरिष्ठ साथी हमारे हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि अब आगामी रणनीति में हमें क्या शामिल करना है, किस प्रकार से एक एक अतिथि शिक्षक, जो चाहे वो उसने एक दिन भी काम किया है, वो संगठन से कैसे जुड़ जाए, वो अपने अधिकार को लेने के लिए आगे कैसे आए। क्योंकि वर्तमान में अभी जो हरदा में संगोष्ठी हुई थी, जो अधिवेशन हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि आने वाले तारीख फरवरी के 9 और 10 तारीख को हम भोपाल के सर्जरी पे आंदोलन करेंगे। ये बात निकल के सामने आई थी, लेकिन अभी तक उस सुगबुगाहट में कोई भी हलचल नहीं हुई है। आज 25 जनवरी बीत चुका है, पर अभी तक उस बारे में कोई भी किसी भी संगठन ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है कि 25 और 9 और 10 तारीख को भोपाल में आंदोलन करेंगे। क्योंकि वर्तमान में मेरे समझ से आंदोलन करना सही भी नहीं है, क्योंकि कई प्रकार की भर्तियां वर्तमान में संचालित है, ग्रुप 3, ग्रुप 5, ग्रुप 4 शिक्षक भर्ती, साथ में आज एसआई की भर्ती भी निकाल दी गई है, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारी भर्तियां वर्तमान में चल रही है। तो मेरे अधिकतर साथी ऐसे हैं जो शायद ये इस बात को कोई कह नहीं सकता कि अतिथि शिक्षक अयोग्य है। ये जरूर है कि उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि जो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने 2011 से 18 के बीच में पूरी भर्तियों को रोक के रखा, पूरी भर्तियों को छुपा के रखा, इस कारण से जो हमारे आज जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि इन लोगों ने परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाए, ये लोग परीक्षा पास क्यों नहीं हुए, अगर ये लोग आज भी फेल क्यों है, किसी अन्य नौकरी में क्यों नहीं जा पाए, उसका ओरिजिनल कारण यही रहा है कि जो बीजेपी सरकार ने 2011 के बाद से पूर्ण रूप से भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज जो एसआई की भर्ती आई है, लगभग 7 साल बाद आई है, और सोचिए 7 साल में कितने युवा उस ओवर एज को पार कर गए जो एसआई भर्ती के लिए लागू होती है। इसी प्रकार मध्य सरकार ने हमेशा ही भर्तियों को रोक के रखा। जब चुनाव सर पे आते हैं तो भर्तियां
भर्ती निकाली जाती है, मालूम पड़ता है कि निकाला गया 1000 और भर्ती होती है 200। ये हालात के कारण हमारे कई साथी ओवरेज हो गए, कई लोगों के पारिवारिक समस्याओं के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको कैसे अंदर लाया जाए, क्योंकि अगले वर्ष की जो नियुक्ति है मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से होनी है, ये तो कंफर्म हो चुका है। जब 1 जुलाई से आपकी नियुक्ति होनी है, तो क्या हम हर वर्ष वही पुराना घिसा पीटा काम चलेगा? क्यों ना हमें उसी पद पे स्थायी कर दिया जाए। जो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 1 वर्ष आपको कार्य देंगे और आप अगर बाहर होते हो, जहां पद खाली होगा पहले वहां पे आपको प्राथमिकता के आधार पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद अगर वहां पे आप नहीं जाना चाहते हो, तब ही किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति होगी। तो ये चीजें संभव है। और जो साथी भाई परीक्षा उत्तीर्ण है, उनके लिए विभागीय परीक्षा सबसे बड़ा राय है कि उनके लिए विभागीय परीक्षा ही संजीवनी का काम करेगी, उनके भविष्य को संवारेगी। और निश्चित है कि विभागीय परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं विभागीय परीक्षा संभव नहीं है, आज हमारी जो बात हो रही थी, जो 40 और 50 केस को लेकर के बात हम कर रहे थे, आज अपने वकील साहब से चर्चा कर रहे थे क्या इसमें कुछ हो सकता है। उनसे मैंने अपने संबंध में काफी चर्चा की, क्या हम विभागीय परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं, क्या सरकार को हम विभागीय परीक्षा के लिए मजबूर कर सकते हैं? तो उनका कहना यही है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको सही ढंग से लड़ाई लड़नी होगी। आप ये देख रहे हैं 27 तारीख को आप लोगों को जो आरक्षण मिला है उसके संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई है। मैं भी अगर पहुंच पाऊंगा तो मैं 27 तारीख को जाऊंगा हाईकोर्ट में, मैं खुद शामिल होगा उस सुनवाई में कि क्या पक्ष रख रहे हैं वकील और क्या कोर्ट उसमें कह रही है। और आवश्यकता पड़ती है तो संगठन की ओर से मैं वकील उसमें खड़ा करवाने का प्रयास करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो अगर ढंग से सरकारी वकील उसको जिले करते हैं तो कोई समस्या नहीं। बाकी होना कुछ नहीं है, आप ये अच्छे जानते हो कि वो जो लागू हो चुका है वो लागू हो चुका है, वो राजपत्र में आया है। और मान लीजिए कि सरकार थोड़ा बहुत उसमें कोर्ट सोचती है तो अपन उस पर जरूर प्रयास करेंगे कि अपना वकील खड़ा करे। तो आज जो चर्चा हुई हमारी कि विभागीय परीक्षा संभव है, बिल्कुल संभव है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख में से 50,000 पद ऐसे हैं जो उच्च पद प्रभार के लिए है, बाकी पद जो हैं वो सीधी भर्ती के लिए। मतलब 2 लाख पदों का 25% अगर हमें मिल जाए तो 50,000 साथी हमारे अंदर हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर चर्चा की जाए सरकार से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, और अगर वहां से बात नहीं बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोगों को गाइडलाइन मिली है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसे स्टडी तो कर लिया मैंने, उस संबंध में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल पाऊं, पर प्रयास मेरा पूरा है कि मैं जिस दिन समय पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की सेवा, परीक्षा की तैयारी और फिर रोज कोई ना कोई हर संडे का कोई फ्री नहीं मिल रहा है। पिछले संडे में हरदा में था, उसके पहले संडे में मैं उस संडे को मैं कहीं बाहर था, और ये संडे आया तो कल 26 जनवरी है, उसमें बिजी हो जाऊंगा। कल 12-1 तो स्कूल में बच जाएंगे और उसके बाद फ्री होऊंगा तो फिर थोड़ा बहुत घूमने निकल जाएंगे। तो मैं टाइम ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं उन चीजों को क्लियर कर पाऊँ। शिक्षक भर्ती के लिए मैंने वीडियो तैयार कर लिया है, लगभग उसको तैयारी पूरी हो गई है। अब उसको मैं एडिट करके मैं डालने वाला हूँ शिक्षक भर्ती में क्या नियम होने चाहिए। और सोमवार को इसलिए भी मैंने नहीं डाला कि सोमवार को थोड़ा मेरा एक आरटीआई जवाब भी आने वाला है, तो उसको मैं कंफर्म कर लूँ। इसके बाद मैं इस वीडियो को डालूंगा कि आप लोगों को इससे कंप्लीट जानकारी उसमें मिल पाए। जिन लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्वाइनिंग हो गई है, जुलाई मंथ में कार्य करना शुरू किया है, उनका नाम पोर्टल में शो नहीं हो पा रहे हैं। संकुल पोर्टल में कई जगहों पे इस तरह शिकायतें आ रही हैं कि पोर्टल में शो नहीं हो रहा है संकुल वालों के, इसलिए वो स्कूल में आने से मना करते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों की ये नाम अगले महीने में, जैसे ये महीना निकलेगा जुलाई जनवरी का और पोर्टल में नया सत्र नया महीना जुड़ेगा जनवरी, वैसे ही आप लोगों के नाम शो होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग बिल्कुल स्कूल जा सकते हैं। जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी में हो गई है उनको जनवरी का माह का मानदेय भुगतान जरूर होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मानदेय भुगतान के लिए भी जनवरी तक का बजट आप लोगों को अलॉटमेंट कर दिया गया है। फरवरी के लिए मांग की गई थी, फरवरी का बजट भी डीपीआई में उपलब्ध हो गया है। 1-2 दिन के अंदर अंदर फरवरी और मार्च का बजट भी आप लोगों के संकुल प्रचारकों को, जो आपके रेडियो पावर वाले होते हैं, जो आहरण समिति के अधिकारी हैं, उनको सौंप दिया जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को मानदेय भुगतान में अब देरी नहीं होगी, हर महीने आप लोगों को मानदेय भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है। अगले वर्ष से कई सारी समस्याएं आप लोगों की सॉल्व हो गई है, जो बड़ी समस्या है वही बची है, और उसके लिए हम सबको एक होकर के अब लड़ना है। अब आज जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना ही कह सकते हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अगर पद खाली है तो पद खुलवाने का प्रयास किया जा सकता है। बाकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आप लोगों को अपने आसपास पद ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप लोगों की नियुक्ति वहां पे हो पाएगी। इस चीज के लिए इसलिए आप लोग ये वो ना कहे कि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिनके आवेदन मेरे पास पहुंचते हैं, अगर संभव होते हैं तो उनके पद किसी प्रकार से खुलवा दिए जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अनुभव और आरक्षण में जो लाभ मिला है, अनुभव के अंक के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सोमवार से उसके लिए प्रयास शुरू हो जाएगा। अभी हमने प्रयास शुरू किया है और सोमवार से उसमें पूरी तरह से प्रयास शुरू कर देंगे। और इसके बाद आप लोगों को प्रयास ये बना रहेगा कि आप लोगों को अनुभव के अंक इसी भर्ती परीक्षा में दिए जाए, जिस प्रकार से आप लोगों को जो उच्च शिक्षा विभाग वालों को दिया गया है विद्वानों को, वैसा भी आप लोगों को भी प्रदान किया जाए। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को नई नई खबरें हमेशा पहुंचाता रहता हूं, इसलिए वीडियो को जितना